हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने ज़िंदगी में। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि किसी मेथड को किस तरह से कॉल किया जाता है। अब तक हमने सीखा है मेथड क्या है, मेथड में हेडर किससे कहते हैं, उनके अलग अलग कंपोनेंट कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ मेथड बॉडी क्या होता है, मेथड का ज़रूरत क्यों है और मेथड के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है, समझ लिया है और जान लिया है। आज मेथड को कॉल कैसे करते हैं इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे कि किस तरह से मेथड क्रिएट होगा और कैसे मेथड को कॉल किया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो किसी मेथड को कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें उस मेथड को जिस क्लास में बनाया गया है उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। क्यों ऐसा होता है कि हमें ऑब्जेक्ट के हेल्प से मेथड को कॉल करना होता है? क्योंकि हम जब अपने मेथड को क्रिएट करते हैं तो मेथड में हम लिखते हैं पब्लिक, रिटर्न टाइप इंट, मेथड का नाम और पैरामीटर लिस्ट। लेकिन जब हम उसे कॉल करते हैं तो उस मेथड को कॉल कहाँ से किया जाता है? तो उस मेथड को कॉल किया जाता है हमेशा मेन मेथड से। याद रखिएगा एक अच्छे से बात कि हम जो बनाते हैं खुद से, जैसे हम लोग कहते हैं यूज़र डिफाइंड मेथड, जो मेथड हम खुद क्रिएट करते हैं उस मेथड को हम हमेशा मेन फंक्शन से कॉल करते हैं। और मेन फंक्शन आपको मालूम होना चाहिए कि मेन मेथड या मेन फंक्शन जो है वो कुछ इस तरह का होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहां पर हम लिखते हैं स्ट्रिंग args। अब एक बात यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां हम एक नया चीज देख रहे हैं, दैट इज स्टैटिक। जो यूजर डिफाइंड मेथड्स होते हैं जिसे हम लोग खुद बनाते हैं वहां स्टैटिक नहीं लिख रहे थे। हम लोग मेथड्स जो बनाते हैं खुद से उसमें ऐसा लिखा जाता है, पब्लिक इंट सम अगर मेथड का नाम है और पैरामीटर लिस्ट अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं सपोज, ठीक है। तो कुछ ऐसा जावा में एक नियम है कि अगर आप किसी नॉन स्टैटिक मेथड के मेंबर को कॉल कर रहे हो एक स्टैटिक फंक्शन से, तो आपको इस मेथड को जिस क्लास में क्रिएट किया गया है उस क्लास का एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। तब जाकर के उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से आप स्टैटिक फंक्शन से एक नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हो। इसीलिए हमें किसी भी फंक्शन को, किसी भी नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है। तो हम समझेंगे कि किस तरह से यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए एक तरीका होता है और वो आपको पता है, फिर भी मैं आपको दोबारा से रिवाइज कराता हूं कि किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो उसके लिए हमारे पास एक सिंटैक्स होगा। सिंटैक्स ऐसा है, सबसे पहले आपको क्लास नेम लिखना होता है जिस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, फिर स्पेस के बाद ऑब्जेक्ट वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल या वो ऑब्जेक्ट का नाम दो जिसे आप क्रिएट करना चाहते हो, ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू, एंड अगेन इस क्लास का नाम लिखना होता है यहां पर, एंड ब्रैकेट्स। तो ये तरीका होता है किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। एग्जांपल देखते हैं इसका। सपोज आपके क्लास का नाम है डेमो, तो आपको सबसे पहले क्लास का नाम लिखना होगा, फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो। ऑब्जेक्ट वेरिएबल नेम सपोज मैं डी दे देता हूं, इज इक्वल टू न्यू, फिर अगेन क्लास का नाम यहां पर होगा यानी डेमो, फिर ब्रैकेट एंड देन सेमीकोलन। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया जहां हम डेमो नाम के क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं जिसका नाम है डी, और इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से अब डेमो नाम के क्लास में अगर कोई फंक्शन होगा तो उस फंक्शन को कॉल करेंगे मेन फंक्शन से। तो ये पूरा प्रोसेस कैसे अप्लाई होता है इसे समझने के लिए एक एग्जांपल का हेल्प लेते हैं। सपोज कर लिया जाए कि हमारे पास एक प्रोग्राम है
प्रोग्राम में हम लिख रहे हैं क्लास डेमो, और इसके अंदर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन जो कि दो नंबर को सम करने के लिए काम करेगा। तो उसके लिए सबसे पहले लिखना होगा पब्लिक, फिर इंट, फिर सम। मैं क्लास इस फंक्शन का नाम मैं देता हूं सम, और मान लेता हूं कि यहां पर दो हमारे पास वेरिएबल होगा, इंटीजर a कोमा इंटीजर b, और इसके बाद इसके अंदर में हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा, इंटीजर s इज इक्वल टू a प्लस बी, और जो मेरा a प्लस बी का वैल्यू आएगा वो आएगा सम के अंदर में, यानी कि s नाम के वेरिएबल के अंदर में। और इस वेरिएबल को क्या करेंगे हम, इस वेरिएबल को हमको करना होगा रिटर्न। कैसे समझा हमने रिटर्न करना है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर इंटीजर की जगह वॉइड लिखा रहता तो हम इस सम को यही प्रिंट करते। सिंस यहाँ पर इंटीजर है तो मुझे इस सम को रिटर्न करना होगा, किसे, मेन फंक्शन को। तो उसके लिए मुझे लिखना होता है रिटर्न, ये सारे लेटर स्मॉल होंगे, फिर हमारा वेरिएबल का नाम और फिर सेमीकोलन। आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो हम लिखे हैं इसमें क्या हो रहा है, हम एक फंक्शन क्रिएट किए जिसमें दो वेरिएबल्स हैं, और हम एक थर्ड वेरिएबल लिए हैं s, जहाँ पर a और b को सम करने के बाद रिजल्ट स्टोर होगा, और इसको हम रिटर्न करेंगे। इसके बाद क्या करना होगा आपको, सिंपल आपको मेन फंक्शन क्रिएट करना होगा, दैट इज पब्लिक स्टैटिक void main and string args। इसके बाद क्या करना होगा, वही सबसे इंपॉर्टेंट काम है। जब आप ये फंक्शन क्रिएट किए हो तो इसको कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए आपको इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो वो ऑब्जेक्ट हम कहाँ क्रिएट करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर में। तो हमें लिखना होगा डेमो, क्योंकि हमारी क्लास का नाम डेमो है, और फिर एक वेरिएबल का नाम, सपोज मैं ले लेता हूँ d, आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, इक्वल टू न्यू एंड अगेन डेमो, फिर ब्रैकेट, फिर सेमीकोलन। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब आपको करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से आपको इस फंक्शन को कॉल करना है। तो उसके लिए लिखना ऐसा होगा कि d डॉट, जो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है वो d डॉट इस फंक्शन का नाम, दैट इज सम। और यहाँ पर जो a और b है इनके वैल्यूज हमने यहाँ कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि जब फंक्शन के साथ पैरामीटर लिस्ट होते हैं इसका मतलब होता है कि ये जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर लिया है, इन वेरिएबल्स के वैल्यू मेन मेथड से उनके पास पहुँचेगा। इसीलिए हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज लेने होंगे, दो वैल्यू, जहाँ ये वैल्यूज पास होंगे इन दोनों वेरिएबल के पास। सपोज मैं लेता हूँ 10, 20, मतलब क्या होगा कि ये 10 जाएगा a के पास और b 20 जाएगा b में। तो यानी कि आपका जहाँ पर सम होने वाला है तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ 20 होगा, तो दोनों का सम 30 होगा, और ये 30 कहाँ स्टोर हो जाएगा, s के अंदर में। आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस s को रिटर्न कर रहे हैं। जब हम s को रिटर्न कर रहे हैं मेन फंक्शन को, तो मेन फंक्शन के पास रिसीव करने के लिए कोई वेरिएबल होना चाहिए। तो हम एक वेरिएबल लेंगे, इंटीजर टाइप का ही लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो s है वो भी इंटीजर टाइप का है। तो सपोज मैं एक वेरिएबल ले लिया p इक्वल टू, इससे क्या होगा कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो कॉल करने के बाद हम वैल्यूज को पास कर दिए, 10 चला गया a के पास, 20 चला गया b के पास। इसके बाद क्या होगा कि ये 10 और 20 पास होने के बाद जब ये कैलकुलेशन होगा तो 30 हुआ, 30 s में स्टोर होगा, फिर s को रिटर्न किया जा रहा है। तो ये s जब रिटर्न होगा तो s रिटर्न होने के बाद p के अंदर में स्टोर होगा, और फिर हम फाइनली इस मेन मेथड के अंदर में इस p को प्रिंट कर देंगे, system.out.println, और हम लिखेंगे ऐसा कि सम इक्वल टू प्लस p। बस इतना ही काम आपका होगा। आप यहाँ क्लास क्रिएट किए थे, क्लास को यहाँ क्लोज कर देना है। आप चाहें तो ये जो वैल्यूज आपने पास किए हैं, इन वैल्यूज को इस मेन मेथड के अंदर मैं अगर यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर टाइप का p इक्वल टू 10, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंटीजर टाइप का ही q इक्वल टू 20, और फिर यहाँ हम इस d के हेल्प से, जो कि ऑब्जेक्ट है, डॉट फंक्शन का नाम दैट इज सम,
और यहां क्या लिखते हैं, P, Q। तो इससे क्या होता, P का वैल्यू चला जाता A के पास और Q का वैल्यू चला जाता B के पास। P का वैल्यू 10 है तो 10 जाता A के पास, Q का वैल्यू 20 है तो 20 जाता B के पास। और फिर वो वैल्यूज यहाँ पर एग्जीक्यूट करते, फिर 30 जो है रिजल्ट S में स्टोर होता, और S का जो वैल्यू है वो आ करके यहाँ कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो उसके लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा, सपोज इंटीजर m इक्वल टू d डॉट सम p, q। इससे क्या होगा, जो भी रिजल्ट हुआ S का, दैट इज 30 आकर के इस m के अंदर में स्टोर हो जाएगा। और फिर हम अगेन वही काम करेंगे, यानी कि इसको दोबारा हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम इक्वल टू प्लस m। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि ये जो आपके पास वेरिएबल्स दिख रहे हैं, इन वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ये P और Q, इसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर। ठीक है, फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर। और ये जो आपका हो गया, ये ब्रैकेट्स के बीच का जो आपका एरिया दिख रहा है, जहां पर आपका सारा कैलकुलेशन हो रहा है, रिटर्न कर रहे हो आप, इसे कहते हैं मेथड बॉडी या फिर मेथड ब्लॉक। और यहां पर इस वाले लाइन में यहां हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिएटिंग ए मेथड, क्रिएटिंग an object of the class। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको जानने जरूरी थे। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा और ये पता चल चुका होगा कि हम किसी मेथड को कॉल कैसे करते हैं और उसको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट क्यों करना पड़ता है। ये भी मैंने आपको बताया है कि किसी स्टैटिक फंक्शन से किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने से ऑब्जेक्ट का जरूरत पड़ता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगले क्लास में हम देखने वाले हैं कि क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम किसी मेन फंक्शन से अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल कर सके। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।